ओके, तो आज हम लीनियर ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। लीनियर ऑपरेटर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यानी हम लीनियर ऑपरेटर को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि a linear operator T is an operator such that the domain of T is a vector space and the range of T lies in a vector space over the same field। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये एक है और ये दूसरी वेक्टर स्पेस है। तो चूंकि हम एक फंक्शन पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो पूरा सेट है ये डोमेन ऑफ टी होगा और इस डोमेन ऑफ टी का कुछ ना कुछ इमेज भी होगा यहाँ दूसरे सेट के अंदर। अगर तो फंक्शन ऑन टू है तो फिर तो ये दूसरा सेट मुकम्मल होगा, अदरवाइज दूसरे सेट का कोई सबसेट होगा जिसे हम रेंज ऑफ टी से डिनोट करेंगे। तो टी एक लीनियर ऑपरेटर होने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये डोमेन ऑफ टी और रेंज ऑफ टी ये दोनों वेक्टर स्पेस हों ओवर द सेम फील्ड। नंबर वन, domain of T and range of T both are vector spaces over the same field। यानी अगर पहली वेक्टर स्पेस ओवर R है तो फिर दूसरी वेक्टर स्पेस भी ओवर R ही होनी चाहिए, और अगर पहली कॉम्प्लेक्स फील्ड है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, तो दूसरी रेंज को भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है कि for all x y belong to domain of T and scalars alpha, this condition should be satisfied कि T of x plus y should be equal to Tx plus Ty and T of alpha x should be equal to alpha Tx। यानी यहाँ डोमेन में अगर हम दो पॉइंट लें, एक x हो और ये एक y हो, तो इनका सम भी इसके अंदर मौजूद होगा क्योंकि डोमेन ऑफ T एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, इस x का जो इमेज है वो यहाँ रेंज में होगा जिसे हम Tx से डिनोट कर रहे हैं। आमतौर पर टी ऑफ एक्स से लिखा जाता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसे जस्ट टी एक्स लिखेंगे। और इस वाई का इमेज भी रेंज में मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल वो ये है जिसे हम टी वाई से डिनोट करेंगे। तो पहली बात तो ये जरूरी है कि एक्स प्लस वाई का इमेज इन दोनों का सम होना चाहिए, टी एक्स और टी वाई का, टी एक्स प्लस टी वाई। और दूसरी कंडीशन ये है कि अल्फा टाइम एक्स, उसका जो इमेज है वो अल्फा टाइम इमेज ऑफ एक्स होना चाहिए। नंबर टू ये था कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और इसके साथ साथ टी ऑफ अल्फा एक्स शुड बी इक्वल टू अल्फा टी एक्स। या इन दोनों को एक ही कंडीशन में यूं भी लिखा जा सकता है कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर टू कंडीशन है ये बेसिकली एक होमोमॉर्फिज्म बिटवीन वेक्टर स्पेसेस ही है। तो अगर हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि दैट इज अ होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड। फील्ड का सेम होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नोटेशंस हैं कि डोमेन ऑफ टी इस तरह से लिखी जाएगी और ये डिनोट करेगी डोमेन ऑफ टी को। रेंज ऑफ टी को यूं लिखा जाएगा और नल स्पेस को एन ऑफ टी से मेंशन किया जाएगा। अब नल स्पेस क्या होती है? अगर हम नल स्पेस की डेफिनेशन लिखें तो यूं हम कह सकते हैं कि नल स्पेस ऑफ टी that contain those elements of the domain of T such that the image of X under T is the identity of the range, जो कि 0 होती है। यानी पहली वेक्टर स्पेस के वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरी वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी पर मैप हो, उन तमाम कलेक्शन को नल स्पेस ऑफ टी कहा जाता है, या फिर इसे कर्नल ऑफ टी भी कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ कर्नल ऑफ टी की नोटेशन अभी इसलिए यूज नहीं कर रहे कि क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस में आगे चलकर एक और कर्नल भी डिस्कस किया जाता है। जब इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी एक कर्नल होता है। तो इस वजह से वो इस बुक में थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, कर्नल की बजाय नल स्पेस का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो कर्नल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें कोई कबाहत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट फिर बात की जा रही है कि एक लीनियर ऑपरेटर जो है वो ऑन टू कब होता है। तो कोई भी फंक्शन जो डोमेन से रेंज की तरफ डिफाइंड हो वो ऑन टू होता है। और तो यहाँ पर टी हमेशा, अगर तो हम, आप यहाँ नोट कीजिए कि ये जो हमने डायग्राम बनाई है, अगर ये हमारे पास सेट एक्स हो और ये सेट वाई हो, तो ये फंक्शन टी सेट एक्स से सेट वाई की तरफ इनटू फंक्शन है अगर रेंज ऑफ टी वाई का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है।
क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज द ऑन टू मैपिंग इफ रेंज ऑफ टी इज प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट की नोटेशन होती है, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, तो उस सूरत में ये ऑन टू हो, सॉरी इन टू होगा। और ऑन टू होने के लिए जरूरी है कि रेंज ऑफ टी जो है वो वाई के इक्वल हो जाए। और अगर हम रेंज ही सिर्फ अगर हम फंक्शन टी डिफाइन करें डोमेन ऑफ टी से रेंज ऑफ टी की तरफ, तो फिर ये ऑब्वियसली ऑन टू होगा। ओके, इसी तरह इन टू की बात की जा रही है और ये डोमेन ऑफ टी से वाई की तरफ इन टू होगा अगर हमारे पास रेंज वाई का प्रॉपर सबसेट हो। ओके, तो ये हम जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई को इन दो कंडीशंस के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसी अगर आपके पास टी एक लीनियर ऑपरेटर होगा तो फिर ये जरूरी है कि जीरो का इमेज जीरो हो। वो यहां से प्रूफ भी किया जा सकता है कि यहाँ पहली वेक्टर स्पेस के बहुत सारे एलिमेंट दूसरी वेक्टर स्पेस के जीरो पर मैप होंगे, लेकिन जीरो हमेशा जीरो पर ही मैप होगा। कुछ और एलिमेंट्स भी जीरो पर मैप हो सकते हैं जीरो के अलावा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीरो हमेशा नल स्पेस का मेंबर होगा। जीरो ऑलवेज बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ टी, क्योंकि नल स्पेस में वही एलिमेंट्स हैं जो जीरो पर मैप होते हैं, तो जीरो हमेशा जीरो पर ही मैप होगा। सो दैट्स व्हाई जीरो बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ टी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि लीनियर ऑपरेटर के मुतालिक है। उनमें हमारे पास बड़ी सादा सी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर की अगर हम बात करें, हमारे पास दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम हो, यानी एक्स से एक्स की तरफ हम एक मैपिंग इस तरह से डिफाइन करें कि हर एलिमेंट अपने आप पर मैप हो। ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है एक्स और ये भी सेम वेक्टर स्पेस एक्स हो और ये दोनों सेम फील्ड पर वेक्टर स्पेसेस हैं। अगर हम मैपिंग इस तरह से डिफाइन करें कि यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट एक्स है और उसका इमेज भी वही एक्स हो, तो ये एक जो मैपिंग है ये एक लीनियर ऑपरेटर है। ओके, और इस लीनियर ऑपरेटर को अमूमी तौर पर इस तरह से डिनोट किया जाता है आई एक्स से, यानी दिस इज एन आइडेंटिटी मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एक्स, या यू कहेंगे आइडेंटिटी ऑन एक्स, कि एक्स के हर एलिमेंट को अपने आप पर मैप करवा देता है। ओके, और अगर हम बात करें कि इसी लीनियर ऑपरेटर का कर्नल क्या होगा, कर्नल यानी नल स्पेस ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग, नल स्पेस ऑफ आई एक्स, इसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि सेट एक्स के वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज अंडर दिस मैपिंग, इस मैपिंग को टी भी कह सकते हैं, आई कैपिटल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट आई एक्स ऑफ एक्स, इस मैपिंग के तहत हर एक्स का इमेज एक्स है, तो हम इसे एक्स लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि नल स्पेस में जस्ट जीरो ही एक एलिमेंट है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, जीरो तो हमेशा नल स्पेस का मेंबर है और इस मैपिंग में जीरो के अलावा कोई और मेंबर नल स्पेस का मेंबर नहीं है। ओके, और एक और बात, अगर किसी भी मैपिंग के लिए किसी भी लीनियर ऑपरेटर के लिए नल स्पेस जस्ट जीरो मिल जाए तो फिर वो फंक्शन वन वन फंक्शन भी होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस मैपिंग आई एक्स इज वन वन। वन वन या फिर इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जीरो ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर का क्या काम है कि ये जीरो ऑपरेटर एक ऐसा फंक्शन है जो पहली वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को दूसरी वेक्टर स्पेस के जीरो पर मैप करवाता है। ये हमारे पास पहली वेक्टर स्पेस है जिसे हम एक्स कह रहे हैं, और यहाँ पर दोनों वेक्टर स्पेसेस का सेम होना जरूरी नहीं है, जबकि आइडेंटिटी के लिए उनका सेम होना जरूरी था। तो ये एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम अगर इस वेक्टर स्पेस के जीरो पर मैप हों, यानी इसका इमेज भी जीरो है, इसका इमेज भी जीरो है, इसका इमेज भी जीरो है, तो तमाम एलिमेंट्स का इमेज अगर जीरो हो तो ये वाला फंक्शन भी एक लीनियर ऑपरेटर है। और इस लीनियर ऑपरेटर को अपनी आसानी के लिए ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप इसे जीरो भी कह सकते हैं। तो ये जो जीरो है इसका काम ये है कि हर एलिमेंट का इमेज दूसरी वेक्टर स्पेस का जीरो देता है। ये जीरो फंक्शन को डिनोट कर रहा है और ये जीरो दूसरी वेक्टर स्पेस वाई का
एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर स्पेसेस भी हैं और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अच्छा, अगर ये एक लीनियर ऑपरेटर है तो इसका कर्नल क्या होगा, इसकी नल स्पेस क्या होगी? तो अगर हम यहाँ से भी डायग्राम को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्स के तमाम एलिमेंट्स वाई के 0 पर मैप हो रहे हैं। तो नल स्पेस में तो हम वही एलिमेंट्स लेते हैं जो सेट एक्स में मौजूद हो और सेट वाई के 0 पर मैप हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नल ऑफ 0 में पूरी स्पेस एक्स होगी। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल है डिफरेंशिएशन, जो है ये भी एक ऑपरेटर है। हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशिएशन इज एन ऑपरेटर, तो उसकी ये वजह है कि वो क्यों ऑपरेटर है, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल्स की स्पेस से दूसरे पोलिनोमियल्स की स्पेस पर या किसी भी और वेक्टर स्पेस पर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि यूं कहें कि सेम वेक्टर स्पेस है। लेट एक्स बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी हमने पहली जो स्पेस ले रखी है एक्स, इस एक्स के जो मेंबर्स हैं वो पोलिनोमियल्स हैं। यानी यहाँ पर हमने एक पोलिनोमियल लिया p ऑफ x और यहाँ पर भी सारे पोलिनोमियल्स ही हैं, यानी सेम वेक्टर स्पेस है। अब फंक्शन किस तरह से ऑपरेट करता है कि हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर x का एक एलिमेंट पकड़ते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आता है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो उस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी एक ऑपरेटर है। अगर हम इसे t से रिप्रेजेंट करें या फिर d ओवर dx भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ d ओवर dx नहीं, यहाँ d ओवर dt है, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t की सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ अगर हम एक x ऑफ t एक पोलिनोमियल लें तो उसका जो इमेज होगा वो x प्राइम ऑफ t होगा। तो ये जो फंक्शन है t x ऑफ t दैट इज इक्वल टू x प्राइम ऑफ t, ये एक लीनियर ऑपरेटर है जो कि डिफरेंशिएशन है। अच्छा, अब इसके तहत आप देखिए हम कोई भी पोलिनोमियल लेंगे तो हमें उससे एक कम डिग्री की पोलिनोमियल मिलेगी। अब सवाल ये है कि इसी लीनियर ऑपरेटर का नल स्पेस क्या है, या जिसे हम कर्नल भी कह सकते हैं। तो जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नल स्पेस ऑफ टी में पहली स्पेस से ऐसी पोलिनोमियल्स होंगी x ऑफ t such that t x of t that is equal to 0 of the second vector space. Okay, it means that x of t यानी ऐसे polynomials belong to x such that tx of t, it means that derivative, so x prime of t should be equal to 0। यानी ऐसे पोलिनोमियल्स जिनका डेरिवेटिव 0 है। तो ऐसे कौन से पोलिनोमियल्स होते हैं जिनका डेरिवेटिव 0 होता है? तो आई थिंक वो जस्ट कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें x प्राइम ऑफ t को विद रिस्पेक्ट टू t, that will be equal to integral of 0 dt which is equal to just c। तो हम ये कह सकते हैं कि this is the collection of constants, यानी जस्ट रियल नंबर्स। अगर ये हम ओवर द r ले रहे हैं तो सारे रियल नंबर्स, और अगर हम ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी ले रहे हैं तो ये जस्ट एक क्लोज इंटरवल मिलेगा a से b तक। तो ये इसका कर्नल होगा। यानी यूं कहें कि ऐसे तमाम पोलिनोमियल्स, इसी स्पेस x में पाए जाने वाले ऐसे तमाम पोलिनोमियल्स जो कि कांस्टेंट हैं, या फिर ऐसे तमाम पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 0 है, तो वो नल स्पेस के मेंबर होंगे। अच्छा, ये तो डिफरेंशिएशन थी। इसी के पैरेलल इंटीग्रेशन भी एक लीनियर ऑपरेटर है। और इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, किसी भी फिक्स नंबर a से t तक। हमने जो स्पेस ले रखी है वो C of AB है। C of AB means that collection of all continuous functions which are defined on the closed interval a to b। और जो लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया वो इस तरह से है कि t of x of t, जब भी हम एक पोलिनोमियल लेंगे x of t, या जस्ट पोलिनोमियल ही कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन अगर हम लें जो कि C of AB का मेंबर है, उसे हम x of t से डिनोट कर सकते हैं। तो उस पर जब t ऑपरेट करेंगे तो आंसर में हमें एक इंटेग्रल मिलेगा। और इंटेग्रल हम कहां से स्टार्ट करते हैं? ये डेफिनेट इंटेग्रल है जिसकी लोअर लिमिट ये a है और अपर लिमिट t है। t कोई सा भी वेरिएबल है जो इस क्लोज इंटरवल a से b तक है, कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पर टा इसलिए लिखा गया है क्योंकि t तो पहले यूज हो चुका है, t यहाँ पर अपर लिमिट में है, तो यहाँ टा, पाई, अल्फा, कुछ भी और नोटेशन यूज की जा सकती है, हत्ता कि टी भी की जा सकती है, इसमें भी कोई फर्क नहीं।
अच्छा, तो आपने ये करना है कि इसकी नल स्पेस मालूम करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय टी, अनदर लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम दिस स्पेस सी ऑफ ए बी इनटू इटसेल्फ। यानी अपने आप की तरफ एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि हम कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन ले और उसको टी से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन हमें कंटीन्यूअस फंक्शन ही मिलता है, यानी वो अगेन सी ऑफ ए बी का मेंबर ही होगा। तो ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है, इसे चेक किया जा सकता है। आप इसके लिए ये जरूर चेक कीजिएगा कि टी ऑफ अल्फा एक्स ऑफ टी प्लस बीटा वाई ऑफ टी क्या ये इक्वल है। चलें हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रूल क्या है कि टी ऑफ एक्स ऑफ टी किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन पर जब टी अप्लाई करते हैं तो उस कंटीन्यूअस फंक्शन के साथ स्मॉल टी मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मींस दैट टी इंटू अल्फा एक्स ऑफ टी प्लस बीटा वाई ऑफ टी। तो हम इसे कुछ यूं भी तो लिख सकते हैं, अल्फा इंटू टी एक्स ऑफ टी प्लस बीटा इंटू टी वाई ऑफ टी। और टी एक्स ऑफ टी जो है ये इमेज ऑफ एक्स ऑफ टी है। so image of t, image of x of t and plus sorry beta and t time y of t, यानी image of y of t under t। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाकई एक लीनियर ऑपरेटर है। अब अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो इसकी नल स्पेस क्या होगी, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। अक्सर औकात पीपीएससी में ये पूछा जा सकता, बल्कि आई थिंक एक दो मरतबा पूछा भी गया और बाकी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में नल स्पेस या कर्नल फाइंड करना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कोई भी ग्रुप थ्योरी अगर आप कर रहे हो तो ग्रुप थ्योरी में जब आप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो वहां पर भी कर्नल है, वेक्टर स्पेसेस में कर्नल है, लीनियर अलजेब्रा है, तो ये बहुत सारी जगहों पर कर्नल फाइंड करना आना चाहिए। तो यहाँ आपको इस टी के लिए नल स्पेस की फाइंड करनी आनी चाहिए। तो नल ऑफ टी में क्या होगा, ऐसे कंटीन्यूअस फंक्शंस होंगे x बिलोंग टू c ऑफ a b such that whose image is 0, it means that t x of t is equal to 0, or t x of t equal 0 means that x of t belong to the c of closed interval a to b such that t x of t which is t x of t, okay, small t x of t which is equal to 0। तो अब ये t है और एक x of t है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि t 0 के इक्वल है या फिर x of t इक्वल टू 0। अब t तो 0 नहीं है, अगर हमने ये ले रखा है क्लोज इंटरवल a टू b जो 0 से आगे की तरफ है तो फिर t तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम फंक्शंस जो जीरो फंक्शंस हैं तो एग्जैक्टली ये जीरो फंक्शन ही इसकी नल स्पेस में होगा। तो अगर जीरो स्पेस आए, अगर नल स्पेस जीरो हो तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी जो है ये बेसिकली एक 1 1 लीनियर ऑपरेटर है। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें एक वेक्टर ही मिलता है। ओके, और इसी तरह ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें एक स्केलर नंबर मिलता है। तो अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम T1 से डिनोट करें तो ये R क्यूब से R क्यूब की तरफ एक फंक्शन है। अच्छा, R क्यूब एक वेक्टर स्पेस है, R क्यूब ये भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड R। अच्छा, ये दोनों वेक्टर स्पेसेस भी हैं और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये लीनियर ऑपरेटर है। आप इसे चेक कर सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर ले लें, इन्होंने वेक्टर x और अच्छा, अगर हम इस तरह से लें कि ये t अप्लाई करें दो वेक्टर्स पर, एक वेक्टर x हो और एक वेक्टर हो y, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें गलत कह गया। द क्रॉस प्रोडक्ट विद वन फैक्टर केप्ट फिक्स्ड डिफाइंस अ लीनियर ऑपरेटर, यानी एक हमने फिक्स किया हुआ है। आप यूं करें कि इस x को इस तरह से लें, हम कोई सा भी एक फिक्स्ड वेक्टर ले लेते हैं पहले, ये रहा फिक्स्ड वेक्टर, हम उसे a कह देते हैं और इसके कंपोनेंट हो अगर a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, तो ये एक वेक्टर है
R3 का मेंबर है, ये हमने फिक्स किया। अच्छा, मैपिंग इस तरह से डिफाइन करते हैं टी, कि यहां से जब भी हम कोई वेक्टर लेंगे x, तो उसका जो इमेज होगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, a क्रॉस x। x क्रॉस a भी डिफाइन किया जा सकता है। तो आप देखें कि ये भी आर क्यूब है और इसका जो इमेज है x का इमेज वो भी एक वेक्टर है, क्योंकि हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आर क्यूब में ही एक वेक्टर मिलेगा, जो कि राइट हैंड रूल की मदद से मालूम किया जा सकता है कि ये अगर a है और ये अगर x है, तो फिर ये a क्रॉस x है, जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर है जो कि दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं, और इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि क्या वो भी सेटिस्फाई हो रही है कि टी ऑफ अल्फा इनटू फर्स्ट वेक्टर x प्लस बीटा इनटू सेकंड वेक्टर y, दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम टी ऑफ x प्लस बीटा टाइम टी ऑफ y। तो क्या ये इक्वल है? टी का रोल क्या है? टी का जस्ट इतना सा रोल है कि इमेज में a क्रॉस एलिमेंट कर देता है, तो ये बन जाएगा a क्रॉस अल्फा x वेक्टर प्लस बीटा y वेक्टर। अच्छा, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। हम इसे लिख सकते हैं a क्रॉस अल्फा x वेक्टर प्लस a क्रॉस बीटा y वेक्टर, और ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर को हम यहाँ से बाहर लिख सकते हैं। सो अल्फा टाइम a वेक्टर क्रॉस x वेक्टर प्लस बीटा टाइम ए वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये बन गया अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। तो आपने देखा कि ये वाकई एक लीनियर ऑपरेटर है। तो अब हम अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसकी नल स्पेस क्या है। व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ दिस टी? तो नल स्पेस में पहली वेक्टर स्पेस यानी आर क्यूब के वो वाले वेक्टर्स होंगे such that whose image is 0, mean Tx that is equal to 0 vector. Okay, it means that x belong to R cube, those vectors in R cube such that Tx जो कि है a क्रॉस x which is equal to 0। तो अब दो वेक्टर्स हैं, a क्रॉस x जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब वेक्टर a तो नॉन जीरो हमने लिया है जो कि फिक्स्ड है, तो अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कब जीरो होता है। हाँ, ये आपको समझना चाहिए कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल हो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि या तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, जो कि दो वेक्टर पैरेलल हों तब भी उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, क्योंकि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। या फिर उनमें से कोई एक जीरो हो। अब वेक्टर ए जो है वो तो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें चूंकि ए जीरो नहीं है, तो इसमें ऐसे तमाम वेक्टर होंगे जो या तो ए के पैरेलल होंगे या फिर खुद जीरो होंगे। यानी यहाँ पर ऐसे x बिलोंग टू आर क्यूब है सच दैट वेक्टर x इज इक्वल टू 0 और वेक्टर x इज पैरेलल टू वेक्टर। तो जो फिक्स्ड वेक्टर हमने ए लिया था उसके पैरेलल जितने भी वेक्टर्स हैं वो तमाम नल स्पेस ऑफ टी के मेंबर होंगे, और जीरो वेक्टर भी। बाय द वे, आपको सोचना चाहिए कि क्या जीरो वेक्टर इस वेक्टर ए के पैरेलल है या नहीं, और क्या जीरो वेक्टर हर वेक्टर के पैरेलल होता है। अच्छा, नेक्स्ट बड़ी ओके, इसी में एक और चीज रह गई जो कि डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर हम इसी तरह उन दोनों के स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट की बजाय डॉट प्रोडक्ट ले लें एक्स डॉट ए, तो हमें एक स्केलर नंबर मिल रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है, और क्योंकि ये आर की तरफ है। अगर हम बात करें आर क्यूब से आर क्यूब की तरफ, तो फिर ये एक लीनियर ऑपरेटर नहीं है, लेकिन अगर आर की तरफ बात करें तो फिर ये एक लीनियर ऑपरेटर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि हम आगे चलकर भी डिस्कस करने वाले हैं, मैट्रिसेस के बारे में। आर पावर एन से आर पावर आर की तरफ एक लीनियर ऑपरेटर, आर पावर एन से आर पावर आर की तरफ एक लीनियर ऑपरेटर अगर हम इस तरह से डिफाइन करें y इज इक्वल टू ए एक्स, ये है हमारे पास पहली स्पेस आर पावर एन
और दूसरी वेक्टर स्पेस है r पावर r। ये r और n जो है ये कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और फिक्स्ड हैं। ओके, अच्छा यहां से हम एक एलिमेंट लेंगे जिसको हम x कह देते हैं। अब चूंकि वो r पावर n का मेंबर है तो इसका मतलब यह है कि वो n टपल है। हम इसे यूं लिख सकते हैं xi1 xi2 अप टू सो ऑन xin। हम ये चाहते हैं कि इसका इमेज r पावर r का मेंबर हो, और r पावर r का मेंबर बनाने के लिए हमने पहले से एक वेक्टर एक मैट्रिक्स फिक्स कर रखा है, मैट्रिक्स A। और मैट्रिक्स A इस तरह से डिफाइन किया है जो कि अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अप टू अल्फा rn है। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर r क्रॉस n है। A इज द मैट्रिक्स अल्फा I j r क्रॉस n, यानी उसमें n रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर हम ये जो x है जो कि एक n टपल है उसका जो इमेज हम ले रहे हैं, अगर हम ये ले लें ax तो आप देख सकते हैं कि ये r पावर r का मेंबर होगा। कैसे? a में जो टोटल नंबर ऑफ जो इसका ऑर्डर है वो है r क्रॉस n, और x का जो ऑर्डर है हमने इसे कॉलम वाइज लिखा है तो इसका ऑर्डर होगा n/1। तो चूंकि पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज सेम है तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा AX मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा R क्रॉस 1, और ये R पावर R का मेंबर होगा। क्योंकि R पावर R के मेंबर n R टपल्स हैं, और अगर हम उनको कॉलम की फॉर्म में लिखें तो ये R/1 का मैट्रिक्स है। तो ये जो हमने अभी फंक्शन डिफाइन किया है यानी T एक ऐसा फंक्शन है जो पहले वेक्टर स्पेस R पावर R में से किसी एलिमेंट X को पिक करता है और उसके इमेज में AX मिलता है, यानी बेसिकली एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके हमें आंसर मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये एक लीनियर ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम, क्योंकि ये दोनों वेक्टर स्पेसेस तो हैं ही, T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y की बात करें तो ये इसका मतलब ये है a टाइम अल्फा x प्लस बीटा वाई। क्योंकि टी का रोल यही है कि उसने ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए अल्फा ए एक्स प्लस बीटा ए वाई जो कि इक्वल हो गया अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो आपने चेक करना है कि व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ दिस लीनियर ऑपरेटर, यानी कौन से ऐसे एन टपल्स हैं जो दूसरे वेक्टर स्पेस के जीरो पर मैप होंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं कि लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर देन द रेंज ऑफ टी इज द वेक्टर स्पेस। वैसे बाय डेफिनेशन भी हमने कहा है। ओके, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहली वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, अगर डोमेन फाइनाइट डायमेंशनल है तो रेंज भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी, और इनके दरमियान डायमेंशन का रिलेशन ये होगा कि रेंज की डायमेंशन हमेशा लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन होगी। क्योंकि n अगर हम सपोज कर लें कि डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ t है तो फिर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ t। तो इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ये डोमेन की डायमेंशन है तो व्हाट इज द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t वेयर t इज द लीनियर ऑपरेटर। और सेकंड ये थर्ड ये कि द नल स्पेस n ऑफ t इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। तो नल स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस है, और अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ऑब्वियसली इसमें जीरो होना तो जरूरी है। तो यही वजह है कि हम पीछे की डिस्कस कर रहे थे कि जीरो वेक्टर हमेशा नल स्पेस का मेंबर होगा। ओके, अब हम बात करेंगे इनवर्स के बारे में। पहले हमने वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव की बात भी की कि लीनियर ऑपरेटर अगर वन वन हो, इंजेक्टिव हो, तो उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर डिफाइन किया गया कि व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन। जो टी है जो कि डोमेन ऑफ टी से वाई की तरफ एक फंक्शन है वो डिफाइंड है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हम लें और उनके दो डिफरेंट इमेजेस मिलें, या फिर दो सेम इमेजेस लें और उसके करस्पॉन्डिंग हमें दो सेम प्री इमेजेस मिले, ये दोनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है एक दूसरे की, इसलिए बाज़ औक़ात ऊपर वाली कंडीशन यूज की जाती है और बाज़ औक़ात नीचे वाली। मोस्टली वैसे ये यूज की जाती है किसी भी फंक्शन को वन वन शो करने के लिए।
वैसे इसके पैरेलल जो दूसरा क्राइटेरिया भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लीनियर ऑपरेटर का नल स्पेस फाइंड करें। अगर तो नल में जस्ट जीरो है तो फिर इसका भी यही मतलब है कि फंक्शन इंजेक्टिव है। तो एक क्राइटेरिया ये है इंजेक्टिव के लिए, और दूसरा इन दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है, मोस्टली ये यूज किया जाता है। तो फिर इस तरह से भी इंजेक्टिव चेक किया जा सकता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन इंजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। इनवर्स आप जानते हैं कि कैसे ऑपरेट होता है, ये इनवर्स की डेफिनेशन। ओके, तो ये एक थ्योरम जो कि इनवर्स ऑपरेटर से डील करता है कि लेट एक्स एंड वाई बी वेक्टर स्पेसेस बोथ रियल और बोथ कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों की फील्ड सेम होनी चाहिए। लेट t from domain of t to y be a linear operator with domain as subset of x and range subset of y, then the inverse t inverse from range of t to domain of t exists if and only if tx is equal to 0 implies x is equal to 0। यानी इसका यही मतलब है कि कर्नल में या नल स्पेस में जस्ट जीरो मौजूद हो। सेकंड ये कि if t इनवर्स एग्जिस्ट इट इज अ लीनियर ऑपरेटर। अगर किसी लीनियर ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। और थर्ड वन ये है कि इफ डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू n व्हिच इज लेस देन इंफिनिटी एंड t इनवर्स एग्जिस्ट देन डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ t। जो अभी हम ऊपर बात कर रहे हैं वो ये थी कि डोमेन डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ t। लेकिन अगर t एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर हो जिसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो तो फिर उस सूरत में रेंज और डोमेन की डायमेंशन सेम हो गई। इसकी रीजन ये है टी इनवर्स, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी। अब डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी, और इसी तरह अगर हम इनवर्स के बारे में बात करें तो यहाँ इक्वालिटी प्रूव की जा सकती है। ओके, अब है इनवर्सेस का प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर हो, एक टी लीनियर ऑपरेटर है जो कि x से y की तरफ है और दूसरा लीनियर ऑपरेटर है जो कि y से z की तरफ है। यानी पहला लीनियर ऑपरेटर x से y की तरफ, ये x y और ये z की तरफ। लीनियर ऑपरेटर t फ्रॉम x टू y एंड s फ्रॉम y टू c। तो इनको कंपोज किया जा सकता है। s कंपोजिशन t वो x से z की तरफ होगी, हम उसे जस्ट एस टी लिख देते हैं। तो एस टी भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा सेट x से सेट z की तरफ। यानी हम ये कह सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स इज अगेन अ लीनियर ऑपरेटर। और इसी तरह से उसके इनवर्स भी लीनियर ऑपरेटर होगा। क्योंकि ये बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर्स हैं, इसका मतलब दोनों वन वन है, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी वन वन होगा। इसका मतलब उसके कंपोजिशन का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, यही कहा जा रहा है कि देन द इनवर्स एस टी होल इनवर्स फ्रॉम जी टू एक्स ऑफ द प्रोडक्ट एस टी एग्जिस्ट एंड, और फिर उसका रूल ये है कि एस टी होल इनवर्स शुड बी इक्वल टू टी इनवर्स एस इनवर्स। ये सॉक्स यूज प्रॉपर्टी भी कहलाती है। इनवर्स हमेशा इसी तरह से उत्पन्न होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड लीनियर फंक्शनल के बारे में बात करेंगे, बल्कि बाउंडेड एंड कंटीन्यूअस लीनियर ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे।